अगर दो पॉइंट्स को कोई लाइन कनेक्ट करती है तो उसका स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ, r1 माइनस r2 नेगेटिव हो सकता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम मॉड लगाते हैं। एक ऐसी इक्वेशंस बनाते हैं क्वाड्रेटिक में जिसके जो रूट्स हैं वो x1 x2 या y1 y2 को रिप्रेजेंट कर सके। सर्कल की अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट दी है तो उसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं विद t इक्वल टू 0। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सर्कल के बहुत ही बेहतरीन पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस, मतलब लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस रहा है। तो अगर हम देखें तो 2025 में 8 क्वेश्चन, 24 में 20, 2023 के ऑल सेट्स में 8, 2022 में 14, 21 में 15, तो टोटल 65 क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर्स में पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट का एक बोले हम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कई बार इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली, कई बार ये मिक्स करके पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम कुछ जेई के पीवाईक्यूज लेंगे और अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, बाकी क्वेश्चंस भी लगाना है तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे जाइए और बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। इफ द 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 4, 6, -1, 5, 0, 0 k and 3k lie on a circle of radius r, then 10k plus r square is equal to, और ये हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात करें 4 पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा एक बार एक काम करते हैं, ध्यान देते हैं। ये जो मेरे पास 3 पॉइंट नोन है, क्योंकि एक पॉइंट तो k और 3k के टर्म्स में है, तो थोड़ा इसको देखते हैं कैसी क्या सिचुएशन है, किस तरीके से लाई कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैंने एक पॉइंट लिया, लेट से इस पॉइंट को अगर मैं 4,6 बोल रहा हूं, मेरे पास जो एक पॉइंट है 4,6 है ना। एक मेरे पास ये जो पॉइंट अगर मैं लेट से नाम ओरिजिन का मैं नाम 0,0 दे दूं, है ना। और मेरे पास में एक और पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है? -1,5, लेट से C is -1,5 है, ऐसा कुछ है ना। तो तीनों पॉइंट को चलो कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये तीनों मेरे पास जो पॉइंट्स हैं तो हम इन्हें कनेक्ट कर दें इनके कोऑर्डिनेट्स के साथ में। लेट से कुछ ऐसी सिचुएशन है ना, कुछ ऐसी बात है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता क्या है? हम एक बार स्लोप चेक कर लेते हैं, राइट। किसका स्लोप चेक करते हैं? सारी लाइन सेगमेंट का स्लोप चेक करते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ आप BC का स्लोप चेक कर लो, तो BC का स्लोप क्या होगा? तो अगर दो पॉइंट्स को कोई लाइन कनेक्ट करती है तो उसका स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0, तो वैल्यू -5 आ जाएगी। अगला क्या है? अगर मैं इसके बाद बात करूं कि मुझे स्लोप निकालना है AC का, तो AC का स्लोप क्या होगा? ध्यान देना है। AC का स्लोप क्या होगा? तो 6 माइनस 5 1 अपॉन 4 माइनस -1 क्या होगा? 5, तो आ जाएगा 1/5। अब एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि अगर मैं दोनों स्लोप का प्रोडक्ट लूं, मतलब BC जो लाइन सेगमेंट है और AC लाइन सेगमेंट के अगर मैं स्लोप्स का प्रोडक्ट लूं, तो -5 इंटू 1/5 क्या होगा? -1। तो जो लाइन से क्या परपेंडिकुलर होंगी? हाँ, तो यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि MBC एंड इंटू MAC इक्वल टू -1। तो इसका मतलब जो BC है इट्स परपेंडिकुलर टू AC, है ना। तो मतलब जो BC है वो AC के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगर इसमें रिफॉर्म करूं मैं, अगर इस स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करूं तो क्या होगा? ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। ये जो मेरा एंगल है ये 90 डिग्री कहीं ना कहीं बनेगा। चलो 90 डिग्री बना लेते हैं भाई। अब मैं एक काम करता हूं, अपने पॉइंट C को यहाँ कहीं दिखा देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है ना। ये तो हम सोच सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट C हो गया। अब ये मेरा पॉइंट C है, क्या था ये? -1,5 था। अब अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये पॉइंट C जो सर्कल पे लाई करता है, तो डेफिनेटली जो मेरा AB है वो डायमीटर की तरह सर्व करेगा, बिल्कुल डायमीटर की तरह सर्व करेगा। तो AB मेरा क्या बनेगा? डायमीटर बनेगा और एक सर्कल इसके थ्रू पास हो जाएगा। और
जो नेक्स्ट पॉइंट है उसी सर्कल पे कहीं लाई कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट k, 3 के हैं। तो अगर मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट पता है तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकता हूं? डेफिनेटली, क्योंकि देखो एक पॉइंट अगर मैंने x1 y1 माना और इसको अगर मैं x2 y2 मानता हूं तो मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट तो पता है। तो मैं क्या इक्वेशन लगाऊंगा सर्कल की? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? तो यहां पर हम इक्वेशन लगाएंगे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0 आएगा। अब वो दोनों x1 y1 x2 y2 हैं क्या? तो 0 0 और 4 6 हैं। तो अगर मैं इसे x1 y1 लेता हूं और इसे मैं x2 y2 लेता हूं तो यहां पे क्या होगा? x माइनस x1 मतलब x माइनस 4 इंटू x माइनस 0। तो लिख लेते हैं x माइनस 4 इंटू x माइनस 0 y माइनस y1। तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 6 इंटू y माइनस 0, y माइनस 6 इंटू y माइनस 0 इक्वल टू 0। अब हमें पता है जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आई है इस पे एक पॉइंट क्या है जो k, 3 के, लेट्स अगर मैं इसे r पॉइंट बोलता हूं तो ये k, 3 के इस पे लाई कर रहा है। तो अगर k, 3 के सर्कल पे लाई कर रहा है तो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे मैं x की जगह क्या लिख सकता हूं? k, और y की जगह 3 के इंसर्ट कर सकता हूं। तो x की जगह k लिखो और y की जगह 3 के लिख लेते हैं। तो क्या आएगा? k इंटू k माइनस 4 प्लस 3k माइनस 6 इंटू 3k इक्वल टू 0 आया। तो यहां से क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस ऑफ 4k प्लस 9k स्क्वायर माइनस ऑफ 18k इक्वल टू 0 आ गया। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 10k स्क्वायर और साथ में क्या आएगा? माइनस ऑफ 18 और 4 क्या होगा? 22k इक्वल टू 0 आ गया, है ना। अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर मैं यहां पर एक चीज देखूं तो k की एक वैल्यू तो 0 आ सकती है, लेकिन 0 पॉसिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैंने k इक्वल टू 0 रखा तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आ रहेंगे वो 0,0 बन जाएंगे और ऑलरेडी 0,0 दिया हुआ है। तो दो बार सेम कोऑर्डिनेट तो रिपीट कर नहीं सकते सर्कल पे, है ना। दोनों सेम पॉइंट नहीं, दोनों डिफरेंट पॉइंट है। तो k इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटी रिमूव करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। तो अगली क्या पॉसिबिलिटी आएगी? 10k इक्वल टू 22, 10k इक्वल टू 22 आ गया। तो एक तो मेरी पॉसिबिलिटी आ गई, जो मेरी 10k की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 22 आई है, राइट। अब एक और चीज है, मुझे रेडियस भी पता करनी है। तो रेडियस बहुत आसान है, अगर मैं AB लेंथ निकालता हूं तो AB मेरी क्या होगी? डायमीटर होगी। तो अगर रेडियस r है तो जो AB की लेंथ होगी वो 2r होगी, ये मेरी 2r होगी। तो 2r लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आएगी। जो 2r की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस 4 होल स्क्वायर कितना होगा? तो ये आ जाएगा 16 और साथ में क्या आएगा? साथ में आ जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो कितना आएगा? 36। ये आ गया। तो 16 प्लस 36 है, छोटा वाला अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो 2r की वैल्यू होगी वो कितना होगा? तो 16 और 36 कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो ये अंडर रूट 52 आ जाएगा। अगर ये अंडर रूट 52 आ गया तो कितना होगा मेरा? मुझे क्या चाहिए था? आर स्क्वायर टारगेट करना, तो मुझे थोड़ा स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 4r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 52 आ जाएगी। तो आर स्क्वायर कितना आएगा? 13 आ जाएगा। अब आर स्क्वायर निकल गया, 10k आ गया। तो पूछा क्या? 10k प्लस आर स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10k प्लस आर स्क्वायर कितना होगा? तो ये मेरा आ जाएगा 13 प्लस 22। तो वैल्यू कितनी होगी? तो वैल्यू जो मेरी आ जाएगी 35। तो 35 मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा? 35 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास देखो दो सर्कल्स की इक्वेशन दी गई है। एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4 लैम्डा एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 बी टू सर्कल्स, ठीक है। अब कह रहा है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट सर्कल सी एंड सी डैश इंटरसेक्ट्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज r माइनस ऑफ a टू b, क्लोज इंटरवल दिया है। तो कह रहा है देन द पॉइंट 8a प्लस 12 6b माइनस 20 लाइज ऑन द कर्व, और ये चार ऑप्शन दिए हैं। अब कौन से कर्व पे लाई करते हैं ये हमें पता करना है, राइट। अब सबसे बड़ी बात क्या दी गई कि मुझे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा के बारे में तो पता करना ही पड़ेगा, और एक इंपॉर्टेंट बात दी गई कि सी और जो सी डैश है वो किस पे इंटरसेक्ट करते हैं? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो जरा कंडीशन सोचो, ऐसा कब होता है? जब सर्कल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं।
जब सर्कल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर ये मैं C1 कह रहा हूं और ये मेरा C2 है, तो हमें कंडीशन पता है। कब ऐसा होता है? जब मेरा मॉड C1 C2 क्या होता है, मॉड R1 माइनस R2 से लेके R1 प्लस R2 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मेरा मॉड C1 C2 होगा, जो मेरा मॉड C1 C2 होगा, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से लेकर के R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 पे मॉड क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी वो पॉजिटिव है, राइट। हाँ, R1 माइनस R2 नेगेटिव हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम मॉड लगाते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात क्या है, मुझे C1 C2 तो निकालना पड़ेगा। तो C1 तो बहुत आसान है, नॉर्मल फॉर्म दी गई है ना, सेंटर वाली फॉर्म दी गई है, सेंटर रेडियस फॉर्म है। तो C1 मेरा 0 0 है, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ मेरा C1 है, जो सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल है वो क्या 0,0 है, और रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल क्या है, तो रेडियस क्या होगा, ये 2 आ जाएगा। तो इसे मैं R1 नाम देता हूं। अब C2 के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि C2 क्या जनरल फॉर्म में दिया है। तो जनरल फॉर्म में क्या करेंगे, यहाँ पे 2gx प्लस 2fy से कंपेयर करेंगे, तो 2g इक्वल टू क्या है, -4 लैम्डा। तो g इक्वल टू -2 लैम्डा होगा, राइट। g इक्वल टू -2 लैम्डा होगा, तो -g -f के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 लैम्डा आ जाएगा। तो जो मेरा सेकंड सेंटर आएगा वो क्या आएगा, 2 लैम्डा, और f का कोएफिशिएंट तो गायब है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। और R2 की वैल्यू क्या होगी, तो R2 के लिए क्या करना पड़ेगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c विद स्क्वायर रूट होता है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, g स्क्वायर कितना है, तो ये 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस ऑफ c, तो माइनस ऑफ c मतलब माइनस ऑफ 9 हो जाएगा, है ना। g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c, तो माइनस ऑफ c मतलब माइनस ऑफ 9 हो गया। अब एक काम करते हैं, R1 आ गया, R2 आ गया, C1 C2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो C1 C2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो अगर मैं C1 C2 यहीं कैलकुलेट कर लेता हूं, C1 C2 डिस्टेंस क्या आएगा, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर बनेगा, और अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर मतलब मॉड 2 लैम्डा आ गया। अब ये जो वैल्यूज हैं इसमें इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, C1 C2 मतलब मॉड 2 लैम्डा जो है मेरा मॉड 2 लैम्डा वो कहां से कहां लाई करेगा, वैल्यूज रख देते हैं। तो R1 माइनस R2 मतलब 2 माइनस ये 4 लैम्डा, क्या है ये 2 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 9 का होल मॉड, और यहां से लेकर के 2 प्लस ये आ गया, ठीक है। एक वैल्यू आई, यहां पे तो मॉड लगा दिया। अब देखो, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट वाला राइट वाला दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों को मैं इंडिविजुअली कैसे सॉल्व करूंगा, पहले लिखूंगा मॉड 2 लैम्डा बड़ा है, मॉड 2 लैम्डा जो है वो मेरा बड़ा है किससे, मॉड ऑफ 2 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 9। अब देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव तो मैं स्क्वायर कर सकता हूं, इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां से क्या होगा, 4 लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन, अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो आ जाएगा a स्क्वायर, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, माइनस 2ab मतलब -4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 9। अच्छा ठीक है, तो 4 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या आ गया, ये जो मेरा आएगा आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 9 ग्रेटर देन माइनस ऑफ 5। अब जरा सोचो क्या ये बात कितनी होल्ड करती है। मुझे पता है स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, 4 क्या है पॉजिटिव है, तो ये तो -5 से हमेशा बड़ा होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो मेरा लैम्डा आएगा वो ऑल आर के लिए आएगा। तो पहला स्टेटमेंट से तो हमें कुछ नहीं मिला, ऑल आर आ गया। तो मुझे नेक्स्ट वाली इनइक्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी मतलब यहां मैं बोल सकता हूं जो मेरा मॉड 2 लैम्डा है वो क्या है, लेस देन है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 9। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो 4 लैम्डा स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 9 प्लस आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 9। तो यहाँ से 4 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जो मेरी वैल्यू आएगी तो 4 में से 9 गया -5 यहाँ है, तो 5 यहाँ पे आ गया, और आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 9। तो हम बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 9 ग्रेटर देन 5/4। तो 5/4 आ गया भाई। तो यहाँ से 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 9 क्या आएगा, 25/16 आ गया, करेक्ट है। तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर क्या आएगा, ग्रेटर देन 25/6 प्लस 9। तो 16 इंटू 9 कितना होगा, 144 प्लस 25 कितना होगा, 169। तो आ जाएगा 169 अपॉन 16, राइट। तो लैम्डा स्क्वायर क्या आएगा, मैं यहां से कह सकता हूं जो मेरा लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रेटर देन 169 अपॉन 64, 169 अपॉन 64।
तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये आ जाएगा मेरा लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 13/8 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, आ जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -13/8 यूनियन 13/8 से इन्फिनिटी, यही आएगा। डन। तो क्या इसे मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, ये तो ये भी हो सकता है कि लैम्डा बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ -13/8 टू +13/8। बढ़िया है, मिल गया। अगर ऐसा मिला तो मैं शायद कंपेयर भी कर लूं, क्या है, तो ये मेरा a और b था, r माइनस a b ऑलरेडी दिया हुआ लैम्डा का सेट, तो यहां से a और b की मेरी वैल्यूज आ गई। तो a मेरा कितना आया, तो a जो मेरा आया वो -13/8 आ गया, और जो मेरी b की वैल्यू आई वो कितनी आई, 13/8 आ गई। बढ़िया। चलो अब एक और काम करते हैं, मुझे 8a + 12 और 6b - 20 पहले कैलकुलेट कर लेना, तब देखेंगे कौन से पॉइंट पे कौन से कर्व पे लाई करता है। तो 8a + 12 क्या होगा, 8a + 12 क्या होगा जरा देखो तो आ जाएगा 8 × -13 दिस +12 कितना होगा, तो 8 कैंसिल, -13 + 12 कितना होगा, -1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है इसके बाद में, नेक्स्ट है मेरा 16b - 20, तो 16b -20 कितना होगा, तो 16 b से गुणा किया 13/8 -20, तो वैल्यू कितनी होगी, तो 26 में से 20 गया 6 आ गया, तो ये आ गया 6। तो जो मेरा पॉइंट आया वो -1,6 आया। अब मैं चेक ही कर लेता -1,6 लाई कहां पे कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है -1,6 है। अगर मैं यहाँ पे एक जगह मैच करूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे पहले कैच में मिल जा रहा है, आराम से मिले। अगर आप देखो 1 बाय 1 ऑप्शन, तो मतलब जितना आप तेज करोगे ना एग्जाम में आपको खुद ही पता चल जाएगा, देखो सीधे ये मिल रहा है। कैसे, क्योंकि 6 × -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 6 × -1 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा 6 स्क्वायर, तो क्या ये वैल्यू आएगी 42 ही तो आएगा। बाकी ऑप्शन वैसे मिसमैच करने वाले हैं ना, 36 + 6 42 होता है। तो यहां से जो ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन कहां पर है, डी ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है द लाइन y = x + 1 मीट्स द इलिप्स x²/4 + y²/2 = 1 एट 2 पॉइंट्स p एंड q, राइट। तो ये जो y = x + 1 है, ये इलिप्स को हिट करता है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो दोनों पॉइंट्स p और q हैं। अब कह रहा है इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल with pq as a diameter then 3r whole square is equal to 3r whole square is equal to। तो पहले तो एक काम करो, तुमने अगर लेट से कोई एक इलिप्स बना ली है ना, एक तुम्हारे पास इलिप्स लेट से कुछ है, और ये क्या कर रहा है y = x + 1 इसे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। दोनों पॉइंट क्या है, p और q। अब p और q को तुम डायमीटर बना करके एक सर्कल बना रहे हो, राइट। अब वो सर्कल कुछ होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ऐसे करके लेट से तुम्हारा सर्कल है। अब जो हमारा सर्कल बन रहा है ना, तो ये सर्कल का मुझे क्या करना है, 3r होल स्क्वायर, मतलब 3r होल स्क्वायर निकालना। तो एग्जैक्टली अगर मैं pq के बीच की डिस्टेंस निकाल लूं तो डायमीटर निकल गया, डायमीटर से रेडियस निकल गया, रेडियस निकल गया तो ये निकल गया। तो पूरा टारगेट क्या होना चाहिए, pq लेंथ निकालने के लिए। अब pq लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं कहूं कि पॉइंट p के जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगर x1 y1 है, और अगर मैं कहूं पॉइंट q के कोऑर्डिनेट जो है मेरे वो x2 y2 हैं, तो भाई मुझे कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ pq। लेंथ pq का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो मेरा लेंथ pq का मतलब होगा मुझे ये टारगेट करना है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये मुझे पता करना, ये वैल्यू मुझे पता करनी है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ना इक्वेशंस बनाते हैं, जो pq एक ऐसी इक्वेशंस बनाते हैं क्वाड्रेटिक में जिसके जो रूट्स हैं वो x1 x2 या y1 y2 को रिप्रेजेंट कर सके, फिर वहां से डिफरेंस ऑफ रूट को टारगेट करेंगे। तो कैसे करेंगे बताओ, अगर मैं y = x + 1 अगर इलिप्स को सॉल्व कर लूंगा तो क्या मिलेगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, p और q। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो अगर मैं y = x + 1 इसमें उठा के रख दूं, किसमें, इलिप्स की इक्वेशन में, तो y की जगह x + 1 रखते हैं, तो वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, ये मेरा आ जाएगा x²/4 प्लस y = x + 1 है तो x + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 = 1 आ गया, है ना। ऐसा कुछ आ गया, x + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 = 1। तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो x²/4 2x + 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 = 1, है ना, ये आ गया मेरा। तो ये प्लस है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो क्या आएगा, आ जाएगा मेरा x² + 2 × x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 4 आ गया। देखो
ये 4 आया क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे। अब ओपन कर लेते तो क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 4। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर बन जाएगा, 2 2 जा 4x बनेगा और 2 में से 4 गया -2 आ जाएगा, तो -2 इक्वल टू 0। अब ये जो x यहाँ पे देखो x में क्वाड्रेटिक आ रही है तो इसके रूट्स x1 x2 होंगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके रूट्स x1 x2 आए, मुझे ही जरूरत किसकी x1 x2 की, तो मतलब अगर इसके रूट्स मेरे x1 और x2 है तो मुझे क्या x1 x2 निकाल सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है तो डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। तो यहाँ x1 x2 है तो x1 x2 क्या होगा, अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। और मुझे स्क्वायर करना है, हम बाद में कर लेंगे, पहले निकालते हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट डी मतलब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना होगा 16, 4 3 12, 12 दूनी 24, राइट, आ जाएगा प्लस 24 अपॉन मॉड ए मतलब कितना होगा 3। अब एक बात बताओ 24 और 16 कितना होगा, तो अंडर रूट 40 होगा, अंडर रूट 40/3। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, जो मेरा x1 - x2 होल स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, वो मेरा आ जाएगा 40/9 आ जाएगा, 40/9 आ जाएगा। बढ़िया। ऐसे एक और वैल्यू कैलकुलेट करनी है y में क्वाड्रेटिक बना करके, वो कैसे बनाएंगे, तो अगर मैं सीधे x इक्वल टू y - 1 डाल दो, किसमें, इसमें डाल देता हूं, तो x यहां से ना y इक्वल टू x प्लस 1 है तो x इक्वल टू y - 1 होगा, तो वहां पर रखते हैं तो कितना आएगा y - 1 होल स्क्वायर बाई 4 प्लस, है ना, ये आ गया y - 1 होल स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। फिर से एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा y - 1 होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4 आया। तो यहां से क्या होगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया बच्चों। तो ये कितना आ गया 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0, ये आया। अब यहां से मुझे फिर से इसके रूट्स y1 y2 हैं भाई, तो क्या होगा यहां से हम कह सकते हैं जो मेरा y1 माइनस y2 क्या आएगा, तो y1 माइनस y2 आ जाएगा वंस अगेन अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। तो वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट डी की, तो अंडर रूट डी हो जाएगा बी स्क्वायर और उसके बाद 4 3 12 3 36, फिर से सेम वैल्यू लग रही है मुझे क्योंकि कितना आया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर से वही आएगा, कितना आएगा 40/9 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा, कौन से डिस्टेंस, डायामीटर है, क्योंकि इनके बीच की लेंथ क्या है PQ डायामीटर है, तो अगर सर्कल की रेडियस r है तो जो PQ की लेंथ क्या आएगी, ये तो 2r आ जाएगी, डायामीटर है भाई। तो अगर ये 2r आ गई तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो मेरी 2r की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, जो कि क्या है 40/9, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर क्या होगा, वो भी 40/9 होगा। तो 40/9 प्लस 40/9, तो 2r की वैल्यू क्या होगी, 2r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 80/9 आ जाएगी। ये आया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 9r स्क्वायर इफेक्टिवली, पहले मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो स्क्वायर क्या आएगा 4r स्क्वायर क्या आएगा 80/9 आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहां से जो मेरी r स्क्वायर की वैल्यू आई वो 20/9 आई, तो मेरे को क्या चाहिए 9r स्क्वायर चाहिए ना, तो 9r स्क्वायर क्या होगा, 9r स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 20, 9r स्क्वायर मतलब 3r का होल स्क्वायर, तो जिसकी वैल्यू आई वो 20 आई। तो 20 वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 20 वाला करेक्ट होगा, 9r होल स्क्वायर इक्वल टू 20। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था, तो अगर ऐसे आपको और स्टेप्स बाय स्टेप्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आप हेल्प मी सॉल्व इट फीचर का यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा, मजा आएगा, राइट। सो यू कैन एक्सप्लोर दैट वन ऑन एक्स्ट्रा मार्क्स, है ना, आप जाइए वहां पे एक्सप्लोर करिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरे पास में एक सर्कल है और वो क्या कर रहा है, कुछ लाइंस को टच कर रहा है। तो लाइंस क्या क्या है, 4x माइनस 3y प्लस k1 इक्वल टू 0 है, 4x माइनस 3y प्लस k2 इक्वल टू 0 है। तो दो लाइन अगर देखो तो पैरेलली लग रही है मुझे, ये भी पैरेलल है, ये दोनों का स्लोप बराबर आ रहा है। अब क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट्स, एक लाइन जो कि क्या कर रही है, सेंटर से पास कर रही है, किसके, सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, और वो L1 और L2 को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है 3 - 6 और -1, 2 पे। तो मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो सबसे पहले इसे विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे विजुलाइज करेंगे, तो अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पास में एक सर्कल है जिसको दो लाइनें टच कर रही हैं, राइट, ऐसे सोचो जरा आप, देखो एक तो ये लाइन तुम्हारी है
और दोनों पैरेलल ही है तो ऐसा बनाना भी पड़ेगा कि पैरेलल लगे भी, राइट। ये ऐसा कुछ हालचाल चल रहा है हमारा। तो अगर एक लाइन जो है मेरी वो क्या है, ये है मेरी 4x माइनस ऑफ 3y प्लस k1 इक्वल टू 0 है। दूसरी क्या है 4x माइनस ऑफ 3y प्लस k2 इक्वल टू 0 है, राइट। अब इसका कह रहा है कि एक लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, L1 L2 को उड़ा रही है। तो अगर ये मेरी L1 है, देखो ये मेरी L1 है और ये मेरी L2 है, और सर्कल के सेंटर से पास करते हुए क्या इंटरसेक्ट तो डेफिनेटली करेगी। तो अगर ये इसको इंटरसेक्ट किस तरीके से कर रही है, तो L1 को -1, 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है और L2 को 3, -6 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेना है, ठीक है, इजी है। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, सर्कल की रेडियस निकाल लेना चाहिए, राइट। तो सर्कल की रेडियस क्या है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सी, राइट। ये सर्कल सी है, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस क्या आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर इसकी रेडियस r है तो ये भी लेंथ r ही होगी, दोनों लेंथ r होगी। तो जो टोटल डायमीटर होगा, वो जो 2r है, जो टोटल डायमीटर 2r होगा वो क्या होगा, वो ये जो दोनों L1 L2 लाइन के बीच की डिस्टेंस के बराबर होगा। तो अगर मैं कहूं L1 L2 लाइन के बीच की डिस्टेंस मेरी स्मॉल d है, तो यहां से मैं कह सकता हूं जो मेरी 2r की वैल्यू आएगी वो स्मॉल d के बराबर आएगी। अब मुझे स्मॉल d कैसे निकालना है, तो ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है, राइट, ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है, तो ये हम देख लेंगे। सबसे पहला काम एक और करना है कि -1, 2 क्या इस लाइन पे लाई करता है, तो k1 निकाल सकता हूं, ऐसे ही मैं k2 भी निकाल सकता हूं। k2 कैसे, क्योंकि 3, -6 इस लाइन पे लाई करता है। सबसे पहले क्या करूंगा, -1, 2 इस लाइन पे पुट कर देता हूं, तो क्या आएगा, ये मेरा आ जाएगा 4 इंटू -1 -3 इंटू 2 क्या होगा 6 प्लस k1 इक्वल टू 0। तो -4 -6 क्या होगा -10, तो k1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरी 10। तो k1 मेरा आ गया 10। ऐसे ही मुझे 3, -6 को क्या करना है, 3, -6 को जो है मेरे को इस लाइन पे लाई कराना है। तो क्या होगा 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, ध्यान से देखना। -3 इंटू -6 क्या होगा 18 होगा, तो ये आ जाएगा +18 प्लस k2 इक्वल टू 0। जो k2 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, तो k2 की वैल्यू आ जाएगी -30। तो मेरा k2 भी आ गया, बढ़िया। अब देखो अगर मुझे 2r चाहिए, अगर मुझे 2r चाहिए तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बताइए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, दो पैरेलल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, mod c1 - c2 अपॉन √a² प्लस b²। तो यहां से क्या होगा, जो 2r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, mod k1 - k2 अपॉन √a² प्लस b², मतलब 4² प्लस -3 होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 4² प्लस 3² के बराबर इफेक्टिवली होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अब देखो k1 - k2 क्या होगा, तो 10 - -30 क्या होगा 40 होगा, तो आ जाएगा 40 बाई, ये आ जाएगा मेरा 5। जो 2r की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8 के बराबर, 5 8 40, तो r की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर। तो रेडियस निकल गई आसानी से। सेंटर क्या होगा, सेंटर दोनों का मिड पॉइंट होगा, राइट, ये दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा, ये p है, ये अगर मैं कहता हूं ये q है, तो pq का मिड पॉइंट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो रेडियस वाला मैच कर गया, राइट। तो अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को सेंटर मैच कराना है। तो सेंटर के लिए मैं मिड पॉइंट लेता हूं -1, 3 और 2, -6 का। तो यहाँ पे जो मेरा सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो -1 प्लस 3/2 और साथ में क्या आएगा 2 - 6/2, 2 - 6/2, तो 2 - 6/2। तो सेंटर क्या होगा 3 - 1 2/2 1 आ जाएगा, 1, 2 - 6/2 कितना होगा -4/2 -2 हो जाएगा। तो मेरा सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया। अब किसी सर्कल का मुझे सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो आसानी से मैं सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ। क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू r², मतलब 4², जिसकी वैल्यू आ जाएगी 16 के बराबर। तो ये x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ें, कुछ अल्फा बीटा में इक्वेशंस दे दी गई हैं, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है, काफी सारे वेरिएबल्स दे रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस, राइट। तो एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, देखते हैं क्या है वो, जो कि टच कर रही है एक्स एक्सिस को एट द पॉइंट a, 0, जहां पे a मेरा पॉजिटिव है, कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ b ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस पे b लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रही है, उसकी इक्वेशन दे दी है। और सबसे बड़ी बात दी, इफ द सर्कल लाइज बिलो x एक्सिस, तो सर्कल अगर x एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर 2a, b² की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, जो भी दिया हुआ ऑप्शन में।
राइट। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा चल क्या रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं क्वाड्रेंट बना लूँ फिर से, सबसे पहले मुझे समझाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मेरे पास में a पॉजिटिव है, तो लेट से ये a,0 है, तो x को तो टच कर रहा है और नीचे लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली ये हालचाल होगा। ऐसे कोई सर्कल जाएगी, है ना, ऐसे सर्कल जाएगी हमारी, ये सर्कल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं इसे। ये मेरे पास सर्कल है, ठीक, ये सर्कल मेरे पास में गई। अब ये जो सर्कल है टच कर रही है a,0 पे, राइट। और इसके अलावा क्या दिया है मुझे, इसके अलावा एक और बात दी गई है कि ये क्या कर रहा है, ये b लेंथ का इंटरसेप्ट ले रहा है y एक्सिस पे। तो ये लेंथ है, अगर मैं ये कहूं, ये लेंथ मेरी कितनी है, ये मेरी b है, ये जो मेरी लेंथ है ये मेरी b है। अगर मैं कहूं सर्कल का जो मेरा सेंटर है, अगर वो मेरा बच्चों c है ना, तो कुछ ऐसे हो सकता है। और यहां से दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, राइट, ये हो गया। अब एक और काम कर सकते हैं, यहां से हम एक और क्या काम कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूं, देखो ध्यान से, ये अगर मैं इसे यहां से कनेक्ट कर देता हूं और एक मैं परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर देता हूं, तो अगर मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप की तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये लेंथ कितनी होगी, b/2 हो जाएगी। ये लेंथ मेरी कितनी होगी, b/2 हो जाएगी, राइट। अब यहां से एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इसकी रेडियस को h, k लेता हूं, क्या लेता हूं, अगर मैं इसकी रेडियस को h, k लेता हूं, तो ध्यान देना जो सेंटर का h, k मतलब क्या होगा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, h, k। तो मुझे लग रहा है कि जो इसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा वो तो a के बराबर ही होगी, यही कोऑर्डिनेट तो है, तो ये तो a हो जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है तो a ही रहेगा क्योंकि x तो पॉजिटिव है, तो ये a आ जाएगा, ये मेरा a आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिख लेते हैं जो मेरा सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो मेरा a आ जाएगा। करेक्शन करते हैं, यहाँ पर ये लिखेंगे हम, ये a हो गया। y कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो y कोऑर्डिनेट देखेंगे हम बाद में। अब इसके अलावा एक और बात है कि मेरी ये तो लेंथ ये आ गई, और यहाँ पे जो ये लेंथ है ये कितनी है, देखो ये जो लेंथ है वो दोनों लेंथ सेम है, तो ये लेंथ मेरी a है। अब यहाँ से आई थिंक मैं रेडियस भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। रेडियस क्या होगा, तो रेडियस सर्कल का यही तो होगा, है ना, यही तो मेरा रेडियस का सर्कल रेडियस है ये, राइट। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं सेंटर्स को कंपेयर करता हूं, तो सेंटर्स को कंपेयर करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ध्यान से वहां पे क्या लिखा है, जो सर्कल का सेंटर है वो है x² + y² माइनस ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा इक्वल टू 0 है बच्चों। तो यहां से जो सेंटर होगा तो क्या होगा, 2g और 2f के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो 2g की वैल्यू क्या आएगी, जो 2g की वैल्यू आएगी वो मेरी आ जाएगी माइनस ऑफ अल्फा, तो g जो होगा मेरा माइनस अल्फा/2 होगा, और 2f की वैल्यू क्या होगी, वो होगी मेरी बीटा, तो जो मेरी f की वैल्यू होगी वो मेरी बीटा/2 होगी। मेरा सेंटर होगा माइनस g माइनस f से क्या होगा, अल्फा/2 माइनस बीटा/2। कंपेयर करते हैं तो अल्फा/2 इक्वल टू a होगा यहाँ से, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे अल्फा/2 इक्वल टू a हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा a का वैल्यू क्या आएगा, मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, अच्छा 2a की वैल्यू चाहिए, तो 2a की वैल्यू क्या आएगी, तो 2a की जो वैल्यू आ जाएगी वो अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो एक तो मेरा इक्वेशन सेट हो रहा है, तो 2a इक्वल टू अल्फा मतलब a या d में से कोई एक करेक्ट होगा। अब मुझे एक और बात चाहिए, b² की वैल्यू चाहिए, तो b² के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं रेडियस को टारगेट करना पड़ेगा, राइट। रेडियस को निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या होगा, अगर मैं रेडियस को कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी मेरी b/2 होल स्क्वायर प्लस a² के बराबर आएगा। और रेडियस हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, यहां से लिखते हैं r² इक्वल टू b/2 होल स्क्वायर प्लस a², यहां से लिखते हैं r² इक्वल टू b/2 होल स्क्वायर प्लस a² के बराबर आएगा, राइट। अब क्या करते हैं, अब एक काम करेंगे हम, यहां से अगर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तो b/2 होल स्क्वायर इक्वल टू r² माइनस ऑफ a², तो जब मेरी b/2 होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, b²/4 आ जाएगा इक्वल टू r² माइनस ऑफ a²। अब एक और बात है, मुझे और भी कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करना है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर रेडियस के अलावा अगर मैं यहाँ पे k कोऑर्डिनेट निकालूं, तो मेरे k की वैल्यू क्या आ रही है, तो हम k को कैलकुलेट करेंगे तो k की वैल्यू आई माइनस बीटा/2, राइट। तो k मेरा कितना आ रहा है, माइनस ऑफ बीटा/2 आ रहा है ना। और जो मेरा a है वो अल्फा/2 आ रहा है, और रेडियस कितना आएगा, तो रेडियस जो मेरा जाएगा देखो अगर मैं रेडियस कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, g² प्लस f² माइनस ऑफ c हियर, राइट। g² प्लस f² माइनस ऑफ c, तो मतलब इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ c की वैल्यू के बराबर होगा, राइट।
अब यहाँ पे क्या है, मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैंने निकाला बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अब मुझे ये देखना है क्या मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू देखें तो सबसे पहले अगर मैं ये देखता हूं ए कॉमा के और ए कॉमा 0 के बीच की डिस्टेंस क्या है, जो मेरा रेडियस होगा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा मॉड ऑफ के बराबर आ जाएगा, है ना। मॉड ऑफ के मतलब क्या है, मॉड ऑफ बीटा बाई 2 के बराबर, देखो मॉड ऑफ बीटा बाई 2 के बराबर। तो आई थिंक ये वैल्यूज हम यहाँ रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, ये मॉड बीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो रखो यहाँ पे क्या आएगा, ये में जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 की जो वैल्यू आएगी आर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 बीटा स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, अगर ए स्क्वायर को भी ऐसे रखते हैं, क्या पता ए को टर्म्स ऑफ गामा भी हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। हम देखते हैं बाद में इसे कि गामा के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि जो ऑप्शन है वो गामा के टर्म्स में, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो जो मेरी बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ए स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 4 बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ए स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। और यहाँ से एक और बात भी हम देख सकते हैं कि जो मेरी इक्वेशन आ रही है सर्कल की वो एग्जैक्टली क्या आ रही है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन लिखता हूँ तो कितनी आएगी, सर्कल की जो इक्वेशन आएगी वो x माइनस ए होल स्क्वायर, क्या जाएगा मेरा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा के स्क्वायर के बराबर। रेडियस कितनी है, के स्क्वायर के बराबर, तो मेरा के स्क्वायर आ जाएगा भाई। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ऑफ 2ky इक्वल टू के स्क्वायर के बराबर। तो के स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax माइनस ऑफ 2ky और प्लस कितना आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अगर ये आ गया तो अगर आप कंपेयर करो इक्वेशन ऑफ सर्कल से तो ए स्क्वायर मतलब गामा आ गया, तो ये ए स्क्वायर के लिए कांस्टेंट टर्म को मैंने कंपेयर किया तो ए स्क्वायर इक्वल टू गामा आ गया। तो क्या यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह गामा रख सकते हैं, देखो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह गामा रखते हैं तो ये जो मेरा आ जाएगा बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 4b स्क्वायर कहाँ गया, तो यहाँ से अच्छा एक मिनट, बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 4 इंटू बीटा स्क्वायर नहीं आएगा, 4 कैंसिल होगा तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आई बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 4a होल स्क्वायर, राइट। तो 4a होल स्क्वायर क्या होगा, तो 4a होल स्क्वायर मतलब 4 इंटू ए स्क्वायर की जगह गामा। तो मेरी जो बी स्क्वायर की वैल्यू आई वो बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 गामा के बराबर आ गई। तो यहां से अगर हम देखें तो मेरी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, राइट। तो फर्स्ट क्या था 2a की वैल्यू, तो 2a की वैल्यू मेरी क्या आई थी, 2a मेरा अल्फा आया था, बी स्क्वायर की वैल्यू बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 गामा आया। जो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी पार्ट बनेगा, अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 गामा। इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ सर्कल सी ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सबसे बड़ी बात है कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल दैट हैज सेंटर एट द पॉइंट 2,5 and intersects the circle C at exactly 2 point. If the set of all possible values of R is the interval alpha comma beta, then 3 beta minus of 2 alpha is equal to 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। तो बढ़िया सवाल था। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार पढ़ें तो सेंटर एक मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है और सबसे बड़ी बात है कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं एक और सर्कल है जिसकी जो रेडियस r है और जो सेंटर 2,5 है वो पुराने वाले मतलब जो मेरा प्रीवियस सर्कल है उसको 2 पॉइंट्स पे कट करता है। तो मुझे अब r का इंटरवल निकालना है, क्योंकि अगर मैंने r का इंटरवल निकाले तो अल्फा बीटा आ गया, अगर अल्फा बीटा आ गया तो 3 बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फा आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या, मुझे सर्कल सी के लिए थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। तो सर्कल सी कैसे बनेगा भाई, क्या सिचुएशन रही होगी सर्कल सी की। तो मेरा अगर ये मेरा y और x एक्सिस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है। तो अगर टच करेगा तो ऐसा कुछ होगा सिचुएशन। हमें पता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन पता होती है, अगर ये सर्कल को टच करे ऐसा कुछ है ना। अब यहां पर अगर मैं ये कहता हूं कि अगर इसकी रेडियस r है, राइट, तो बताओ क्या होगा, अगर इसकी रेडियस r, इसके सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, या अगर मैं इसे h, k बोलूंगा तो क्या होगा। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं ये r है तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, राइट, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, जो रेडियस होगी वो हमेशा r के बराबर आएगी,
है ना। ऐसे ही तो अगर मेरा रेडियस में r मानता हूं तो माइनस r मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। अच्छा मुझे r नहीं माना थोड़ा सा, क्योंकि देखो कंफ्यूजिंग एक चीज हो सकती है, क्योंकि स्मॉल r इन्होंने ले रखा हुआ है, तो इससे हम कुछ और ले लेते हैं, राइट। इससे मैं अगर मैं माइनस h कॉमा h और h h में ले लेता हूँ, राइट। अगर मैं रेडियस को h ले लेता हूँ तो क्या आएगा, माइनस h कॉमा h और रेडियस मेरी h है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, यहाँ से जो मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी वो कितनी होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मेरी आएगी वो कितनी। अब इसके देखो एक और बड़ी बात है, रेडियस दे रखी हुई 2 है, तो जो h की वैल्यू है वो 2 है, तो वो रख भी देंगे, तो h की जो वैल्यू है 2 कितनी होगी, x माइनस 2 होल स्क्वायर, मतलब कितना होगा, माइनस 2 कॉमा 2 बनेगा तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, है कि नहीं। देख सकते हो बात सही है कि नहीं है, बताइए। करेक्ट है, सही है। x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये मेरे को दे दिया है, तो इसका जो सेंटर पता है मेरे को, रेडियस पता है, सब कुछ पता है मेरे को एग्जैक्टली, राइट। तो यहां से काम करता हूं, मैं इसका सेंटर लिख लेता हूं। सेंटर मेरा क्या आएगा, सेंटर जो मेरा आएगा माइनस 2 कॉमा 2 आ जाएगा, और जो मेरा रेडियस आएगा r1 जो आएगा वो मेरा वो तो 2 आ रहा है, तो मेरा सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। अब नेक्स्ट सर्कल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सर्कल क्या है, तो नेक्स्ट सर्कल की जो सेंटर है मेरी वो कितनी है, 2,5 है, तो C2 को अगर मैं लिखूं तो C2 मेरा कितना है, 2,5। हाँ रेडियस मेरे को नहीं पता है, तो मैं रेडियस को r ले लेता हूं। अब अगर कोई सर्कल 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, ध्यान देना, अगर कोई भी सर्कल 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाली कंडीशन होती है, और इस कंडीशन में हमें याद है क्या होता है, अगर ये C1 है ये C2, अगर दोनों की रेडियस R1 R2 है, अगर इसकी रेडियस R1 है इसकी रेडियस R2 है, तो क्या होता बताइए, तो होता था कि जो मेरी C1 C2 की मॉड वैल्यू आती थी वो कहां से कहां, R1 माइनस R2 से लेके मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से लेके R1 प्लस R2 के बीच में लाई करती थी, ये इक्वेशन चलती थी। तो ये से देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। अब मुझे सब कुछ पता ही है, R1 R2 C1 C2 पता है, तो C1 C2 कितना होगा पहले बताइए, C1 C2 कर लेते हैं कैलकुलेट। तो C1 C2 के लिए 2 5 और माइनस 2 2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो 2 माइनस माइनस 2 कितना होगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अगला क्या होगा, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा 5, 16 9 25 होता है। R1 कितना होगा, तो मेरी जो R1 रेडियस होगी वो 2 होगी, और जो मेरी R2 रेडियस है वो R के बराबर होगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ R माइनस R2 मतलब मॉड ऑफ R माइनस ऑफ 2 जो है वो 5 से लेकर के R1 प्लस R2 मतलब 2 प्लस R के बीच में लाई करता है। अब इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, तो पहली इनइक्वालिटी क्या आएगी, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ R माइनस ऑफ 2 लेस देन 5, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो मेरा R है वो माइनस 5 से लेकर के 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो माइनस 3 से लेकर के 8 के बीच में लाई कर रहा है। और एक और इनइक्वालिटी है जिसमें बोल सकता हूँ R प्लस 2 जो है मेरा ग्रेटर देन 5 है, तो जो R की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है, तो दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूँ तो इंटरसेक्शन कितना आएगा बताना जरा। तो अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ क्या, R बिलोंग्स टू माइनस 3 to 8 इंटरसेक्शन 3 to इंफिनिटी, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरी R बिलोंग्स टू 3 to 8 आ जाएगा। अगर 3 8 आ गया तो मैं आराम से अल्फा बीटा में देख सकता हूँ, तो मेरा अल्फा जो आया वो मेरा 3 आया और बीटा जो मेरा आया वो 8 आ गया। मुझे क्या टारगेट करना है जरा बताना दो, 3 बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फा, तो 3 बीटा मतलब 3 बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फा कितना होगा, तो 3 बीटा मतलब 24 आ गया, 3 गुणे 8 24 माइनस ऑफ 6, ये आया करेक्ट है, 24 आया ना। तो 24 में से अच्छा नहीं 24 माइनस 6, हाँ तो कितना आएगा। अच्छा एक चीज हम ध्यान से अगर देखें तो आई थिंक एक चीज मिस ऑन हुई यहाँ पर कि जब हमने 2 ऐड किया है तो ये 5 + 2 7 होगा, राइट, माय बैड, तो ये 7 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये मेरा 7 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मेरा 7 आ गया तो ये -3 to 7 होगा ना कि 8 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 to 7 ना कि 8 होगा, ठीक। ये हम वैल्यू फिर से देख लेंगे, तो -3 to 7 होगा, तो यहाँ पे जो इंटरवल आएगा वो 3 से 7 आएगा। जो मेरी अल्फा की वैल्यू कितनी आई वो 3 आई, बीटा की वैल्यू 7 आ गई, तो कितना होगा 3 × 7 21 होगा, माइनस ऑफ 6 आ जाएगा, तो 21 में से 6 गया 15 आंसर होगा, राइट। 15 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आंसर क्या होगा 15 होगा। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन पे देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है 15, फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है लेट C1 बी द सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 3 that touches both the coordinate, and let C2 be the circle with center 1, 3 that touches C1 externally at the point alpha beta of beta minus alpha whole square equal to m and greatest common divisor of m, n equal to 1। तो मुझे वैल्यू निकालनी है m plus n की। तो अगर हम इसमें पढ़े तो क्या दे रहा है, C1 जो मेरा सर्कल है जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिसकी रेडियस जो है वो 3 है
और दोनों कोऑर्डिनेट को टच कर रहा है। और जो मेरा C2 वो एक तरीके से एक सर्कल जिसका सेंटर 1,3 है और वो C1 को एक्सटर्नली अल्फा कॉमा बीटा पे टच कर रहा है। तो ये कुछ दिया है उसके बाद में। समझते इसको जरा, केस क्या हो रहा है। पहले तो मुझे फर्स्ट सर्कल के लिए ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट सर्कल को क्या कर सकता हूं, तो मेरा फर्स्ट सर्कल है, अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट सर्कल कैसा चल रहा है, अगर आप बनाओगे इसे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और रेडियस 3 की है। तो आपको पता चल गया कैसा होना है, सर्कल रहा होगा ऐसा, है ना। ये रहा सर्कल मेरा। अब अगर इसकी रेडियस 3 है तो आपको पता है सेंटर क्या होना है, सेंटर -3,3 हो जाएगा, -3,3 हो जाएगा। ये रेडियस इसकी 3 है, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है एक C2 सर्कल जिसका सेंटर 1,3 पर है। तो 1,3 लेट से यहाँ कहीं है, 1,3 यहाँ कहीं है, एक सर्कल और गया। अब इसका सेंटर कुछ ऐसा हम बना लेंगे बाद में। वो क्या कर रहा है, इसे टच कर रहा है किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो पहले इसे टच करा लेते हैं। लेट से ऐसे कुछ सर्कल गया है भाई, है ना, वो ऐसे टच करके गया। अब इसकी लेट से सेंटर जो है मेरी वो 1,3 पर है। तो अगर इसे मैं कहूँ ये मेरा C1 है और ये मेरा C2 है तो नो प्रॉब्लम, है ना। सेंटर C1 यहाँ लिख लेता हूं मैं और ये मेरा सेंटर C2 है। अब एक और बात दी हुई है कि जो मेरा C1 C2 है दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, है ना। एक पॉइंट पे टच कीजिए, जो पॉइंट पे टच किया वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो जो मेरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है। तो एक काम करो, अगर मैं C1 C2 और ये जो मेरा पॉइंट P है अगर मैं इसे कनेक्ट कर लूं तो लाइन ऐसी बनेगी, है ना। अगर इस लाइन C1 P C2 को मैं अलग से ड्रॉ करूं तो क्या है, सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये मेरा C1 है, ये मेरा P है और ये मेरा C2 है, राइट। अब क्या है, यहाँ पे जो मेरा C1 है वो -3 का -3 है बच्चों। P क्या है, तो P मुझे नहीं पता जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है। और C2 क्या है, C2 ध्यान देना है, C2 मेरा 1,3 है। और हमें पता है कि जो रेडियस C1P क्या है, फर्स्ट सर्कल की रेडियस है जो कि 3 है। सेकंड सर्कल की रेडियस क्या है, वैसे दी है क्या, सेकंड सर्कल की रेडियस क्या है, अच्छा सेकंड सर्कल की रेडियस दी हुई नहीं, तो हमें निकालना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो ये अगर मैं इसे मानता हूं R, एक मिनट के लिए पहले मैं R कैलकुलेट करूंगा। तो अब यहाँ पे एक्सटर्नल टच की कंडीशन लगाना है, तो बताओ क्या होगा, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो मेरा C1 C2 है वो क्या होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो अब C1 C2 की वैल्यू क्या होगी, तो C1 C2 आराम से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो -3 - 1 होल स्क्वायर क्या होगा, √4 होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा 16 होगा, प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर क्या होगा 6, तो 36 हो जाएगा, इक्वल टू R1। R1 मुझे पता है क्या, R1 मेरे पास 3 है, R2 मुझे निकालना है, सेकेंड रेडियस। तो यहां से क्या होगा, ये आ जाएगा √52 इक्वल टू 3 प्लस R2। तो कितना होगा, तो आ जाएगा R2 इक्वल टू आ जाएगा 2√13 - 3, क्योंकि 2 गुणे अगर 2 अंदर गया तो क्या 4 × 13 कितना होगा, √52 होगा। तो मेरी सेकंड सर्कल की रेडियस आ गई, तो निकाल लेते, वो वैल्यू वहां रख देंगे। कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2√13 - 3। तो ये मेरा होगा 2√13 - 3 आ जाएगा। डन। अब अल्फा बीटा निकालना शुरू करते हैं। तो अल्फा के लिए क्या होगा, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, राइट। 3 और 2√13 - 3 का रेशियो है। तो अगर मैं अल्फा निकालूं तो क्या होगा इंटरनल डिवीजन से, m1x2। तो m1 क्या होगा 3 होगा, 3 × 1 प्लस m2x1 क्या होगा 2√13 - 3, 2√13 - 3 इंटू -3 होगा। और नीचे क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा, तो आ जाएगा 3 + 2√13 - 3, 3 + 2√13 - 3 हो जाएगा बच्चों। तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ से कितनी आएगी, क्या आ जाएगा मेरा 3, और साथ में क्या आएगा -6√13 और माइनस प्लस 9 आ जाएगा, 9 अपॉन 3 कैंसल, 2√13 आ जाएगा, 2√13 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से जो मेरी अल्फा की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी होगी, 12 - 6√13 अपॉन 2√13 आ गया। ठीक है, ये कुछ आया, आगे देख लेंगे बाद में जो वैल्यू आएगी। अब मुझे बीटा टारगेट करना है, तो बीटा के लिए क्या करेंगे, सेम ऐसे m1/2 + m2/1। तो m1/2 मतलब 3 × 3 आ जाएगा, राइट, 3 × 3 9। अगला क्या होगा m2/1 मतलब 2√13 - 3, m2/1 देखना, ये तो 3 था और ये -3 है, तो ये -3 आ जाएगा। और वापस से नीचे तो वही आएगा 2√13 - 3 + 3, तो कितना आएगा 2√13 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो ये कितना होगा, तो ये 9 है और 3 + 3 9, तो 9 मिलकर कितना बनेगा 18 बनेगा।
18 और साथ में क्या होगा -6√13 -6√13 अपॉन 2√13। तो ये आ गया। अब क्या मैं बीटा माइनस अल्फा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बीटा माइनस अल्फा होगा क्या? तो अगर मैं बीटा माइनस अल्फा कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा? इसमें से ये घटेगा तो देखो 6√13 हटेंगे और 18 में से 12 गया 6, रहेगा 6/2√13 रहेगा 3। तो जो मेरा बीटा माइनस अल्फा आया वो क्या है? 3/√13 आ गया। तो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर क्या होगा? तो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर जो मेरा आएगा वो 9/13 हो जाएगा। अब 9/13 बेहतरीन नंबर है क्योंकि जिसका कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो 1 होगा। तो यहाँ से 9/13 आ चुका है m और n की वैल्यू। तो अब 9 प्लस कितना है? 9/13। तो 13 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 22 आ जाएगा। तो यहाँ 22 मतलब अगर मैं कहूँ ये मेरा m/n है तो m प्लस n कितना होगा? m प्लस n की वैल्यू कितनी होगी? तो m प्लस n की जो वैल्यू होगी वो 9 + 13 = 22। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 22। 22 मतलब 22 करेक्ट बनेगा। सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? लेट द टेंजेंट एट द पॉइंट a 4 - 11 and b 8, -5 on the circle x² + y² - 3x + 10y - 15 = 0 intersects at the point c, then the radius of the circle whose center is c and the line joining a and b is tangent is equal to। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो उसमें क्या दिया है? एक तो टेंजेंट दिया है, राइट? दो टेंजेंट दी है, इसी सर्कल पे दी गई है और कह रहा है ये किसी पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, बात की बात है। अब अगर मुझे रेडियस निकालनी है इस सर्कल की जिसका जो सेंटर है वो सी है, राइट? अच्छा ठीक है, जिसका सेंटर है वो सी मतलब जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही सेंटर है। और लाइन ज्वाइनिंग ए बी, राइट? एंड द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज इट्स टेंजेंट। तो जो ए और बी जो लाइन ज्वाइन करेगी वो इसकी टेंजेंट बनेगी। थोड़ा कंडीशन को विजुलाइज करते हैं एग्जैक्टली क्या चल क्या रहा है। तो एक काम करेंगे, हम ये सर्कल बना लेंगे पहले तो। ठीक है, अब ये जो सर्कल है मेरी यही वाली सर्कल है। अब इस पे कह रहा है तुमने 2 पॉइंट 4, -11। अब मान लो मैंने एक पॉइंट ए 4, -11 बनाया और मैंने एक और पॉइंट लिया। एक तो मैंने इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी और मैंने एक पॉइंट और लिया, लेट्स से बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8 and -5 है। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। एक मिनट, इसे थोड़ा सा करेक्ट करता हूं मैं। है ना, ऐसा कुछ है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है? अगर मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं और इस पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, सी पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो कह रहा है मैं सी को सेंटर बना के एक सर्कल और बनाऊंगा और जिसकी जो टेंजेंट है वो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करा दूं तो ये मेरी ए और बी वाली लाइन है, तो उसकी टेंजेंट बनेगी। मतलब कुछ ऐसा सर्कल होगा, लेट्स से डी ऐसा सर्कल होगा, सेंटर सी टाइप का है, तो थोड़ा विजुलाइज करने में है ना। मैं इसे फिर से बनाता हूँ थोड़ा अच्छी तरीके से। तो आप मान के चलो कुछ ऐसा होना है, मान लो। ठीक है, देखो लेट्स ऐसा कुछ चल रहा है और देखो ये टेंजेंट भी बन गया और सर्कल सी को सेंटर बनाता हूं, एक सर्कल निकल गया, राइट? कुछ ऐसा एक सर्कल आएगा, मुझे उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी, ये पता करना है, ये मेरा काम है यहाँ पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ जरा बताओ। सबसे पहला काम क्या होगा? मुझे कहीं ना कहीं पॉइंट सी को पता करना पड़ेगा एनी हाउ। कैसे पता करेंगे? अगर हम दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लें, और आराम से निकाल सकते हैं कि मुझे पता है सर्कल की अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट दी है तो उसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं विद t = 0। किससे निकाल सकते हैं? t = 0। तो अगर मैं कहूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, तो इक्वेशन of tangent at point A क्या होगा? t = 0। तो t, अब पहले क्वेश्चन की सर्कल की इक्वेशन क्या है? x² + y² में एक बार लिख लेता हूँ। मेरी सर्कल की इक्वेशन है वो क्या है? x² + y² -3x + 10y, तो -3x + 10y -15 है। अब t क्या बनेगा? जो मेरे पास पहला पॉइंट है a पॉइंट क्या है? 4 का -11 है, तो 4 और -11 है। तो रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा? x × 4 4x + y
इंटू वाई वन क्या होगा माइनस 11y माइनस 3x प्लस x1 बाई टू मतलब x प्लस 4/2 प्लस 10 y प्लस y1 बाई टू मतलब y माइनस 11/2 माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, आप देखो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो 3 2 4 जा 8x माइनस ऑफ 22y माइनस ऑफ 3x प्लस 12 प्लस 10y माइनस ऑफ 110 माइनस 30 इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, अगर 8 में से 3x गया तो मेरा बच्चों 5x बचेगा। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं माइनस 22 प्लस 10y रखूंगा तो कितना आएगा माइनस 12y, तो माइनस 12y आ जाएगा। अगला अब देखो ये आया माइनस 12 और माइनस 12 और माइनस 30 कितना आएगा माइनस 100 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 110 कितना आएगा, तो माइनस 152। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 152 इक्वल टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब मुझे ऐसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी भी निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी क्या होगा, तो वहां के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से वही t इक्वल टू 0। अब इस बार वो पॉइंट क्या है, अगर मैं पॉइंट ध्यान से देखूं तो पॉइंट जो है मेरा 8n माइनस 5 है, तो मैं लिख लेता हूं 8n माइनस ऑफ 5। तो क्या होगा x1 मतलब x इंटू 8x आ जाएगा, प्लस देखो y स्क्वायर क्या होगा, तो y इंटू y1 मतलब माइनस ऑफ 5y, 8x माइनस ऑफ 5y आ जाएगा, बढ़िया 8x माइनस ऑफ 5y आ जाएगा। और माइनस ऑफ 3 x प्लस x1 बाई टू मतलब x प्लस 8/2 और अगला ऐसे ही क्या होगा माइनस 3x प्लस 10 तो आ जाएगा 10y प्लस y1/2 मतलब y माइनस 5/2 और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आ जाएगा मेरा माइनस 15 इक्वल टू 0। तो माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन जारी रखते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 16x माइनस ऑफ 10y माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 24 प्लस 10y माइनस ऑफ 50 माइनस ऑफ 30 इक्वल टू 0। कुछ ऐसा आया। अब देखो 10y तो कैंसिल हो गए, सीधे सीधे साफ हो रहे हैं। तो 16 में से 3 गया 13x आ गया। अगर बताना 50 30 80 और 24 कितना होगा 104, तो ये आ जाएगा 104। जो x की वैल्यू कितनी आएगी 8 आ जाएगी। अगर मेरा x आ गया तो क्या मैं y निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कितना होगा 5 8 जा 40 आ जाएगा, 5 8 40 माइनस का 12y माइनस 152 इक्वल टू 0। जो मेरा 12y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस 150 मतलब 152। तो अगर 152 में से मैं 40 घटाता हूँ तो कितना आएगा मेरा, बताता हूँ जरा। तो 5 में से 4 गया 1, देखो यहाँ घटा लो 152 माइनस ऑफ 40 कितना आएगा, तो 112 आएगा, राइट 112 बनेगा। तो मैं 112 लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा यहाँ से। तो 12y इक्वल टू माइनस ऑफ 112, तो जो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 112 अपॉन 12, राइट। अब क्या इसे मैं 4 से काट सकते हैं, हाँ तो 4 4 3 12, तो जो y की वैल्यू आ गई मेरी माइनस 28/3 आ गया बच्चों। तो मेरा ये इंटरसेक्शन पॉइंट सी ही निकल गया। अगर मेरा पॉइंट सी ही निकल गया तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे अब, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ तो मेरे पास जो पॉइंट सी कितना आया, जो मेरा पॉइंट सी आया वो आ गया 8 माइनस ऑफ 28/3 आ गया। अब क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ, कौन से लाइन की इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ ए बी जो मेरी आएगी वो कितनी आएगी, वो मेरी आ जाएगी y माइनस y1 के अकॉर्डिंग y माइनस y1। तो अगर मैं 8 माइनस 5 को x1 y1 मानूँ तो कितना आएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 कितना होगा, तो माइनस 11 ऑफ माइनस 5 क्या होगा, तो माइनस ऑफ 6 आ जाएगा अपॉन x2 माइनस x1 क्या होगा, तो 4 में से 8 गया माइनस ऑफ 4 बचेगा, बनेगा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस ऑफ x1। ध्यान देना फिर से, तो माइनस 11 प्लस 5 माइनस 6 होगा और ये 4 में से 8 गया माइनस 4 बचेगा और ये आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू x माइनस ऑफ 8, ठीक है। तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, तो यहाँ से बोल सकता हूँ जो मेरा 2y प्लस जो 10 की वैल्यू होगी वो 3x माइनस ऑफ 24 के बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा 3x माइनस ऑफ 2y और माइनस 24 10 कितना होगा 34 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो ये क्या आ गया मेरी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई बच्चों। अब अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है तो मैं आराम से रेडियस निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है ये जो पॉइंट सी जो मैं इस लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा वही तो रेडियस होगी आर के बराबर। तो सेंटर पता चल चुका है, रेडियस भी निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। बताओ क्या करेंगे यहाँ पर हम, रेडियस निकाल, मुझे सिर्फ रेडियस ही निकालना है वैसे बाय द वे। तो रेडियस क्या होगी, तो सेंटर मेरा क्या था बाय द वे, सेंटर मेरा 8n - 28/3 था। कितना था सेंटर मेरा, 8n - 28/3। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या आएगा, 3 × 8 mod 24 और -2 × 28/3, -2 × -28/3 क्या होगा, +56/3 आ जाएगा, +56/3 आ जाएगा। और साथ में क्या आएगा, माइनस का 34 आ जाएगा, अपॉन रूट ऑफ कितना आएगा, 13 हो जाएगा। तो अब यहां से क्या होगा, अगर मैं 24 में से 34 हटाऊं तो -10 बचेगा। कितना बचेगा, -10 बचेगा। कैलकुलेशन कर लेते, कितना होगा, 56/3 माइनस ऑफ कितना होगा, 10 होगा अपॉन √13। ये हो गया। अब जरा बताना कितना होगा, 56 में से 30 गया, 26, राइट, 30, 40, 50, हाँ 26 हुआ, तो 26/2 √13 हुआ, तो कितना आया, ये आ जाएगा 13। तो यहां से जो मेरी r की वैल्यू आएगी, अगर हम कैलकुलेट करें तो नीचे आया √13 और ऊपर आ गया 56 - 30 कितना आ गया, तो आएगा 26 अपॉन ओनली 3 √13, ये 3 √13 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 √13, तो कितना आ जाएगा। अब एक बात और देखो, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो कितना होगा, तो आ जाएगा 2 × 2 √13/3 आ जाएगा आंसर, राइट। जो रेडियस आएगी कितनी आएगी, जो रेडियस मेरी आएगी 2 √13/3 यूनिट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी थी पर सवाल इजी ही था, है ना। कैलकुलेशन वाइज कभी कभार ऐसी चीज एक्सपेक्ट होती है जेईई एग्जाम में, तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर करना अपने आप को ऐसे क्वेश्चंस लगा करके। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो 2 √13/3 ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। तो होपफुली सभी को बहुत मजा आया। तो आज का हम सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे और बाकी लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहे, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे जाइए, टैप एंड टेस्ट का ऑप्शन है, तो टैप करिए और बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।